हे गाइस, दिस इज सौरभ फ्रॉम टेक बैटल। तो टाइम क्या हो रहा है, मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है। मे बी ये वीडियो मैं 9 बजे अपलोड करूँ और आप अराउंड 10:30 को ये वीडियो देखो तो आप मुझे बता दोगे टाइम हो रहा है 10:30। तो मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ा और एक्यूरेट टाइम बताओ। तो आप ऐसे पूरा घड़ी लेके बैठ जाओगे और ऐसे जैसे ही प्ले बटन दबाओगे आपने एक टाइम नोट किया, बोला कि 10:31:43 सेकेंड्स। तो ये अच्छी बात है, बट मैं आपसे बोलूँ थोड़ा और एक्यूरेट टाइम बताओ। तो आप बोलोगे कि इतना एक्यूरेट टाइम तो मैं अपने वॉच में मेजर नहीं कर सकता, मतलब इतना एक्यूरेट टाइम जान के आप करोगे क्या, और इतना एक्यूरेट टाइम आपके लिए क्यों मैटर करता है। तो आपका बात सही है, मेरे और आपके लिए ये मैटर नहीं करता, बट डेली बेसिस पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत मैटर करता है। जैसे इंटरनेट के लिए टाइम एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और इंटरनेट के साथ साथ जीपीएस में भी टाइम एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मतलब जीपीएस सैटेलाइट के टाइम में अगर 0.000001 सेकेंड का एरर आता है तो ये ग्राउंड पे 300 मीटर तक का एरर दे सकता है, जो कि एक बड़ा एरर होगा। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा क्या यूज़ करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, मतलब इतना एक्यूरेटली टाइम ये कैसे मेजर कर पाते हैं। ऑफकोर्स हमारे इन घड़ियों जैसी तो नहीं होंगी वो, उनमें कुछ एडवांस बात होगी। और मैं यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी डिजिटल क्लॉक भी नॉर्मली सेकेंड या फिर मिली सेकेंड तक मेजर करती है, बट यहाँ माइक्रो सेकेंड और उससे भी ज़्यादा की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर करता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एटॉमिक क्लॉक्स होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक की बात करने से पहले हम क्लॉक्स के थोड़े बेसिक में आते हैं। तो क्लॉक्स क्या होता है? क्लॉक एक डिवाइस होता है जो टाइम मेजर करता है। तो क्लॉक्स की हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम मेजर करने के लिए सन डायल्स का यूज़ किया जाता था। सन डायल एक डिवाइस होता था जहाँ पे एक सन रेस पड़ती थी और सन के जो शैडो होती हैं उनसे एक लाइन बनती थी और उससे टाइम मेजर किया जाता था। बट ऑफकोर्स अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो ये क्लॉक काम नहीं करेगी, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। और टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमको कंटिन्यूसली मेजर करना होता है। तो सन डायल्स के बाद आए वाटर क्लॉक्स। वाटर के जरिए इसमें टाइम मेजर किया जाता था। एक बड़ा सा आर्किटेक्चर होता था, पर ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब बहुत सारी जगह पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे पानी काम नहीं करेगा, ऑफकोर्स वो जम जाएगा। तो ये भी उतनी प्रैक्टिकल क्लॉक नहीं हो पाई हर जगह पे। तो उसके बाद बहुत सारी क्लॉक्स ऐसे ही आती गई। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सैंड आर क्लॉक, मतलब उसमें सैंड रहता था और उसको ऐसा टर्न करते थे तो 1 आवर, फिर ऐसे टर्न किया तो 2 आवर, ऐसे कैलकुलेट करते थे टाइम। बट वो भी उतना नहीं चल पाया क्योंकि सैंड बार बार जब नीचे ऊपर करता था तो फ्रिक्शन के थ्रू उसका साइज में चेंज आता था, तो उससे वो फास्ट और स्लो हो जाता था, तो टाइम में काफ़ी एरर आ जाता था ये। इसके बाद आया मैकेनिकल क्लॉक, जो वो टाइम के लिए काफ़ी अच्छी इनोवेशन थी। मैकेनिकल क्लॉक्स में मैकेनिकल गियर्स लगे होते थे जिसे स्प्रिंग के जरिए घुमाया जाता था और उसमें नीडल्स अटैच थे और वो पीरियोडिकली मूव करते थे और इसमें हम आवर, मिनट और सेकंड कैलकुलेट कर पाते थे। मैकेनिकल क्लॉक भी काफ़ी एडवांस अप्रोच थी वो टाइम के हिसाब से, बट इसमें भी काफ़ी एरर होता था ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप दो चीज़ एकदम सेम नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट होएगा ही। ये 10 सेकेंड पर डे का एरर देती थी। 10 सेकेंड पर डे मतलब आपका टाइम 10 सेकेंड आगे या पीछे होगा एक दिन में, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब एक महीने में, एक साल में तो बहुत टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब दिनों में डिफरेंस आ जाएगा। फिर आया पेंडुलम। पेंडुलम में एक स्टिक एक वेटेड बॉल से कनेक्टेड होता है और वो पीरियोडिक मोशन करता है, मतलब वो बॉल एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच था टाइम कैलकुलेट करने के लिए, बट स्टिल इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग एरर्स तो थे ही, और आपकी लोकेशन से भी इसमें बहुत इम्पैक्ट आता था। मतलब हर जगह उतनी स्पीड से ये ऑसिलेट नहीं कर पाता था। तो पेंडुलम में भी फिर काफ़ी रिफाइनमेंट आने लगा, जैसे कि एक स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन में एक स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद 4GB रैम, 8GB रैम, ऐसा अपग्रेड होता है। तो पेंडुलम से भी काफ़ी अपग्रेड देखने को मिला, जिससे ये जो एरर था उसको कम कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे। इसमें एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें 2 पेंडुलम का यूज़ करके टाइम कैलकुलेट करते थे, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी बेटर होती थी इससे। फिर आया क्वाड क्रिस्टल वॉचेस, जो आजकल बहुत यूज़ होता है। ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन था। तो इसमें क्या होता था, हम यूज़ करते थे क्वाड क्रिस्टल, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वाइब्रेट होता है। तो एक छोटे से क्वाड क्रिस्टल को उसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कराया जाता था, मतलब इसको करंट देके ऑसिलेट कराया जाता था, तो ये पल्स जनरेट करता था और उससे हम टाइम को कैलकुलेट करते थे। तो 32,768 ऑसिलेशंस पे 1 सेकेंड होता था। ये काफ़ी अच्छी अप्रोच थी और ऑलमोस्ट हमारे सभी के घरों में क्वाड्स वॉचेस देखी जाती है। बट ये भी परफेक्ट क्लॉक नहीं थी, क्योंकि क्वाड्स का जो ऑसिलेशन था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। मतलब अलग टेम्परेचर पे उसकी ऑसिलेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता था, तो टाइम कैलकुलेशन में एरर तो ज़रूर था। और 2 क्वार्ट्ज क्रिस्टल एग्जैक्टली सेम बिहेवियर नहीं कर सकते,
उनमें भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है। तो इससे थोड़ा सा ऑसिलेशन में डिफरेंस आता था और ये भी थोड़ा एरर देता था। इसका एरर होता है अप्रॉक्स 15 सेकेंड पर मंथ, मतलब एक महीने में 15 सेकेंड का एरर देगा, जो कि काफ़ी कम है बट निग्लेजिबल भी नहीं है। मतलब 2-3 साल में और बहुत सारे सालों में टाइम डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बड़े एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं हम एटॉमिक क्लॉक। यहाँ हम एटम को कंसीडर करते हैं, मतलब यहाँ कोई एलिमेंट को हम वाइब्रेट नहीं कराते। मतलब आपने नोटिस किया होगा हम हर जगह किसी चीज़ को वाइब्रेट करा के ही टाइम कैलकुलेट करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। पहले पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे, फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे। तो इसमें हमने देखा कि जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना एक्यूरेट टाइम बताएगा। तो पेंडुलम मतलब 1 सेकंड में एक बार मूव करता था या फिर उससे ज़्यादा, थोड़ा फास्ट, और ये 32,768 सेकंड में वाइब्रेट करता था। हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो पीरियोडिक मोशन करे, वो भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं एटम को। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही नहीं होगा। मतलब कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। तो एटम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने जैसा ही नहीं है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरर तो इसमें नहीं होगा। प्लस ये बिहेवियर भी चेंज नहीं करेगा। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम मैं इंडिया में लूँ और एक एटम यूएस में लूँ, दोनों एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे। तो ये बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे कुछ एटॉमिक क्लॉक्स हैं, जैसे हाइड्रोजन की होती है, सीजियम की होती है, जो कि अलग अलग कंट्री में बनाई है और काफ़ी एक्यूरेट टाइम देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0 एरर देते हैं। 1967 में सीजियम 133 एटम का एक स्टैंडर्ड बना, जिसमें 9,192,631,770 ऑसिलेशन अगर इस एटम का होता है तो उसे 1 सेकेंड बोला जाएगा। तो इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी पे 1 सेकेंड होता है, तो सोचिए इसकी एक्यूरेसी कितनी हाई है। तो अलग अलग एटॉमिक क्लॉक की वर्किंग थोड़ी अलग अलग होती है, बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये एक सिस्टम होता है जिसमें एटम्स को एक्साइट किया जाता है और इन्हें वाइब्रेट कराते हैं इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी पे, और इतने वाइब्रेशन के बाद हम टाइम को काउंट करते हैं 1 सेकेंड। बट ये बड़ी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है, तो कभी कभी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं इसमें। बट सबसे अच्छी बात यह है कि एटॉमिक क्लॉक सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज भी होती है थोड़ी बहुत, तो वो वापस से एडजस्ट हो जाती है। आज एटॉमिक क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे यूज़ होता है। मतलब न्यूक्लियर लैब्स में यूज़ होता है, काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स में यूज़ होता है, इंटरनेट पे यूज़ होता है, जीपीएस में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ एकदम एक्यूरेट टाइम बहुत मैटर करता है। आपको पता है इसमें एरर कितना आता है? मतलब आप आज से कैलकुलेट करो तो मिलियन ईयर्स के बाद 1 सेकेंड का एरर आएगा, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर आपने हमारा ब्लैक होल वाला वीडियो देखा होगा कि ब्लैक होल का पिक्चर कैसे लिया गया है, तो आपको पता होगा कि ये पिक्चर लेना भी पॉसिबल हुआ क्योंकि एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया गया था। वो जो कुछ टेलीस्कोप थे उनके डेटा को सिंक किया गया था एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। मेरे से जितना पॉसिबल हो सका उतने सिंपल वे में मैंने ये टॉपिक कवर किया है। आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जानना है, हर क्लॉक जो यूज़ हुई है हिस्ट्री से लेके एटॉमिक क्लॉक्स तक, एकदम डिटेल में कि ये कैसे वर्क करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये बुक, फ्रॉम सन डायल्स टू एटॉमिक क्लॉक। तो ये वीडियो बनाने से ये बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और अगर आपको भी डेप्थ नॉलेज चाहिए इस टॉपिक पे तो ये बुक ज़रूर पढ़ना। और आने वाले वीडियो के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।